Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में कक्षा सातवीं की वसंत बुक का पाठ संख्या 2, कक्षा 7 की वसंत बुक का पाठ संख्या 2 जिसका नाम है दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज सर्वप्रथम मैं दादी माँ कहानी के जो हमारे लेखक है शिव प्रसाद सिंह, इनका एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, शिव प्रसाद सिंह जी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1928 और मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2008। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे, जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और वीर लक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। यानी हमारे प्रिय लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी इन सभी प्रतिभाओं के कारण हिंदी साहित्य में एक आंदोलन ला दिया। आंदोलन का अर्थ होता है बदलाव। हिंदी साहित्य लेखन में एक बदलाव लाया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना जैसी लगभग सभी गद्य विधाओं में रचनाएं की थी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी का एक छोटा परिचय, जिनमें इनका जन्म और उनकी मृत्यु और इनकी प्रमुख प्रतिभाएं, जिनके कारण इन्होंने हिंदी साहित्य में एक बदलाव ला दिया। अब शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी, जो कि है दादी माँ। प्यारे बच्चों, हमारे इस शीर्षक के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका नाम है दादी माँ। माँ क्या होती है ये तो आप सभी जानते हो। उनमें क्या क्या खूबियाँ होती है, क्यों हम उन्हें माँ कहते हैं, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में माँ के साथ में जब दादी जुड़ी हो तो फिर वो जो विशेषताएं माँ की होती है वो दुगुनी हो जाती है, क्योंकि माँ के साथ जुड़ी है दादी। और दादी कौन होती है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। प्यारे बच्चों, दादी माँ वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जहाँ पर डर का कोई नाम नहीं है और सुरक्षा, प्यार, स्नेह, दुलार, लाड प्यार, इन सब की एक खान होती है। वो हमें अपने अनुभवों से, अपने जीवन में आने वाली जो भी सच्चाई है उससे अवगत करवाती है। अपने अनुभवों से हमारे आने वाली कठिनाइयों का आभास करवाती है और उन कठिनाइयों से कैसे पार जाना है ये भी हमें वो बताती है। साथ में सुनाती है वो अनेकों कहानियाँ, जो कि हर एक कहानी एक संदेश देती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी हमारी मदद करती है। प्यारे बच्चों, ऐसी ही एक कहानी के साथ, जहाँ पर दादी माँ कहानी नहीं सुना रही है, ये एक दादी माँ की कहानी है। और आज हम पढ़ेंगे हमारे लेखक शिव प्रसाद सिंह जी के दादी माँ के बारे में। इस कहानी के ज़रिए उन्होंने अपने बचपन की यादों में हमें ले गए हैं और बताएंगे अपने दादी माँ के बारे में कौन कौन सी वो घटनाएं थी जो उनके मन को छू गई और आज बड़े होने के बाद में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और साथ में अपने दादी माँ की विशेषता हमें बताई। तो कहानी इस प्रकार है। हमें जाना होगा शिव प्रसाद जी के बचपन की ओर। शिव प्रसाद जी हमें बताते हैं कि कमज़ोरी ही है अपनी
पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी, जब भी कोई यहाँ पर शिव प्रसाद जी अपनी एक कमजोरी के बारे में बताते। प्यारे बच्चों, हर एक व्यक्ति में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबियाँ होती है और साथ में कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिव प्रसाद जी ने हमें अपनी एक कमजोरी के बारे में बताया और वो ये कहते हैं कि मेरी एक कमजोरी रही है कि बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो, यानी हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन प्रायः यानी अक्सर अनमना सा हो जाता है। अनमना का अर्थ होता है मन नहीं लगना। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने मित्रों को शुभ चिंतक कहा। शुभ चिंतक वह होता है जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, हमारी चिंता करता। तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि उनके जो मित्र है वह उनके मुंह के सामने यानी उनके समक्ष तो उनकी बड़ी प्रसन्नता करते हैं और उन्हें यह खुश खबर सुनाते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो जल्दी ही छुट्टियां आने वाली है, तुम कहीं बाहर घुमाओ। तो वो यही बता रहे कि मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे, यानी ऐसे कपटी मित्र जो पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरी मजाक बनाते हैं। यानी अक्सर मेरा मन अनमना सा हो जाता है, यानी मन नहीं लगता है। ये बात मेरे सभी मित्र जानते हैं कि हर कुछ दिन बाद में हमारे लेखक का मन नहीं लगता है। तो वह यही कहते हैं, अच्छा तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो जल्दी से ही आने वाली छुट्टियों में हम कहीं घूम कर आएंगे। लेकिन ऐसा वास्तविक में होता नहीं है, वो सिर्फ मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर कुछ दिनों बाद में हमारे लेखक का मन अनबना। अब हम जैसे जैसे आगे कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनका मन अनमना सा क्यों हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि मुंह पर तो उनकी प्रशंसा करना और पीठ पीछे उनकी मजाक बनाना। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, यानी जो बीती हुई बातें हैं, जब उनके दोस्त उनके बारे में ऐसा सोचा करते थे, उन बातों को मैं कभी भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। किसी बात को हम, पुरानी बातों को अगर हम सोचने लग जाए तो पुराना समय लौट कर तो नहीं आता है। तो लेखक ने मान ही लिया सोचने से क्या होता है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने, न चाहते हुए भी उनकी आंखों के सामने शरद ऋतु की जो शीत किरणें होती है, जब हल्की हल्की सी ठंड रहती है, तो शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। प्यारे बच्चों, इस पद का, इस पैराग्राफ का सबसे मुख्य, इस पैराग्राफ की, इस गद्यांश की प्रमुख बात यह है कि अक्सर हमारे लेखक का मन अनमना हो जाता था जब भी कोई जीवन में कठिन समय आता था, जब भी वह अपनी परिस्थिति से पार नहीं हो पाते थे, तो उनके सामने एक धुंधली सी छाया आकर खड़ी हो जाती थी। आप समझ रहे हैं ये धुंधली सी छाया किसकी हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब वो अपनी पुरानी यादों, अपने बचपन की ओर हमें ले जा रहे हैं। क्वार एक भारतीय महीना है, उनमें ऐसे जब बारिश शुरू होती है तो क्वार के दिन आ गए हैं मेरे गांव के। अब वो हमें अपने गांव की भी सैर करवाएंगे कि बारिश के मौसम में, बारिश की ऋतु में उनके गांव का कैसा माहौल रहता है। तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है।
दूर के सिवान में, यानी ऐसी चढ़ात से पानी जल्दी से बहता हुआ नीचे आ रहा से बहकर आए और पानी के साथ में मोथा, साई की अधगली घासें, गेऊर और अन प्याज की जड़ें, यानी जो फसलें अभी मजबूत से जमीन के अंदर नहीं है वह पानी के तेज बहाव के साथ में बहकर नीचे की ओर आ जाती। तो बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सा गंध छोड़ जाती है। यानी क्या होता है, बारिश जब आती है वर्षा ऋतु में तो बारिश का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है वो इतना तेज होता है कि उस पानी के साथ में अनेकों पौधे और घास बहकर नीचे की ओर आ जाती है, ऊपर के हिस्से से बहकर नीचे आ जाती है और यहाँ आकर किसी खड्डे में इकट्ठी हो जाती है। जब सूरज की तीखी किरणें इसके ऊपर गिरती है तो यह यहाँ पर सड़कर विचित्र सी गंध वहाँ के चारों ओर के वातावरण में फैला देती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग वाले जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जाग भरे पानी में क्या कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे गर्मी से निजात पाने के लिए उस जाग भरे यानी मिट्टी वाले पानी में वो कूद कर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये था कि क्वार के महीने में जब बारिश आती है तो उनके गांव में कैसा होता था। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, ये तो आप सभी जानते हो। जैसे जैसे मौसम बदलता है हर मौसम की अपनी बातें होती है और प्रकृति में एक अलग ही परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है। प्यारे बच्चों, अब है आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले ये भी दुख की बात नहीं है, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले कोई अफसोस नहीं है। यानी हर सीजन में खाने पीने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आषाढ़ के महीने में आम और जामुन खाने को नहीं मिले कोई चिंता नहीं है। दूसरा है अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ये भी नहीं मिले तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं करना है कि मैंने ये खाया नहीं। और अगली बात है कि चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी भी नहीं मिले तो कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है जो कि है क्वार महीने की। जब मैंने आपको बताया कि जब क्वार का महीना आता है तो गांव के चारों तरफ पानी ही पानी होता है और ऊपर की चढ़ाव से जब पानी बहकर नीचे आकर कहीं एक जगह एकत्रित हो जाता है और इसके साथ में मिट्टी जब मिल जाती है तो जाग बन जाते हैं। ऐसे ही जाग भरे पानी में हमारे लेखक के गांव के सभी बच्चे और लेखक स्वयं भी उसमें कूदकर एक अलग ही आनंद का अनुभव करते थे। तो वो कह रहे हैं खाने पीने की चीज़ें मौसम के हिसाब से मिले या नहीं मिले, लेकिन क्वार के महीने में उस गंधपूर्ण जाग भरे पानी में कूदने का अवसर न मिले तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। हमारे लेखक क्या कह रहे हैं कि जब हम क्वार के महीने में जाग भरे पानी में कूदते और इस वजह से हल्की हल्की बीमारी अगर हो जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। इसका देखो बेटा, बीमार होना किसको अच्छा लगता है, लेकिन हल्की बीमारी सबको बड़ी अच्छी लगती। उस समय हमारे स्वास्थ्य में इतना कोई दर्द वर्द नहीं रहता है। उस समय जो घर वालों का
प्यार हमें मिलता है, वो जिस प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो इसी वजह से हमारे लेखक भी यही कह रहे हैं कि हल्की बीमारी न जाने मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो यानी ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी बीमारी के पीछे भी ये कारण है कि उन्हें हल्की बीमारी बड़ी अच्छी लगती थी। हल्की बीमारी इसलिए अच्छी लगती थी कि घर वालों का प्यार, घर वालों के द्वारा की गई देखभाल, और साथ में नींबू और साबू, यानी नींबू की सिकंजी जिसे हम नींबू पानी कहते हैं, और साथ में साबू कहते हैं साबूदाने की जो खिचड़ी होती है, वो लेखक को बड़े ही बहुत ही पसंद थी। आप लोगों को भी पसंद होगी, ये मुझे निश्चित रूप से पता है, और बेटा मुझे भी बहुत पसंद है, ये भी आप जान लीजिए। तो नींबू और साबू खाना और पीना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। यानी इस बार जब लेखक क्वार के महीने में जाग भरे पानी में कूदे थे तो हल्की बीमारी नहीं हुई उन्हें। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी हल्की बीमारी ही चाह रहे थे हमारे लेखक, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ बदल गई और लेखक को जो ज्वर है वो बहुत ही तेज आ गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था और आ गई है अब हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार, जिनका नाम है माँ, और माँ के साथ दादी, यानी दादी माँ। शायद नहा धोकर आई थी उसी जाग वाले जल में, यानी हमारे गांव के सभी जने जाग वाले पानी में ही नहाकर आनंद लेते। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती पहन रखी थी। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, यानी यहाँ पर हमें दादी माँ का व्यक्तित्व भी बताया है उनकी पोशाक के साथ। वो जाग भरे पानी में नहाकर आई है, उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी है और साथ में उनका जो शरीर है, उनके जो बाल हैं वो अभी भी गीले हैं, उनसे शीतलता टपक रही है, क्योंकि दादी माँ के स्वभाव में शीतलता होती है बेटा। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। क्यों? क्योंकि वो यह देखना चाह रही है कि लेखक को कितना बुखार है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। क्योंकि प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में और अभी भी कई कई इलाकों में अंधविश्वास बहुत जुड़े हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हम किसी भी देवता के चबूतरे या वहाँ की थोड़ी सी वो लेकर आ जाए, हम अगरबत्ती का जो होता है बेटा, उसे लाकर उन्होंने अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लेकर आई और वो लेखक के मुंह में डालकर माथे पर भी लगाई। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि ऐसा करने से जो बीमारी है वो जल्दी से दूर हो जाती है। तो हमारी दादी माँ भी ऐसे ही विचारों की थी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, क्योंकि देखिए बेटा, माँ के साथ दादी जुड़ी है, यानी हर चीज़ दोहरी हो जाती है। तो दिन रात लेखक के पास ही चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती हवा डालती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती थी कि बुखार कितना है, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान भी लगा लेती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो गई है ना, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वह परेशान कर देती थी। यानी दादी माँ एक व्यक्ति का ख्याल रखने वालों में से नहीं है, घर के सभी सदस्य। और यहाँ
हम जिस दादी माँ की बात कर रहे हैं वो घर से भी बाहर यानी गांव वालों की भी हर एक चिंता, हर एक परेशानी और उनके स्वास्थ्य की खबर भी वो अच्छे से रखती थी। तो जब हमारे लेखक बीमार हो गए तो उनके पास बैठे बैठे वो बाकी कामों पर भी अपना पूरा ध्यान रखा करती थी। तो उनके ये प्रश्न रहते थे कि पीपल की छाल को छौंका गया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की जो मात्रा है वो बराबर है या नहीं, गांव में कोई बीमार हो और बाहर से ही वापस लौट जाए तो भी वो बड़ी चिंतित हो जाती थी। तो ये सारी बातें वह एक जगह पर बैठकर किया करती थी। अनेकों प्रश्न रहते थे क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो ये था, सभी का ख्याल रखना था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी उन्हें हर बीमारी का पता था और उस बीमारी में हमें कौन सी दवा खानी है इसकी भी उन्हें पूरी जानकारी हुआ करती थी। तो गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम उन्हें पता थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, यानी उनके पास बैठकर जो भी बीमार होता उसे वह अपना ही समझती। उनके पास बैठकर उनको भी हवा डालना, उनके सर पर भी दिव्य शक्ति की चबूतरे की मिट्टी लगाना और ये सारी चीज़ें जो वो लेखक के लिए करती थी वह गांव वाले हर एक सदस्य के लिए भी करती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। उन्हें हर चीज़ की समझ थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद वह लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप ये सारे काम भी वो किया करती थी, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी आसानी से उनके परिवार को ना छू पाए। तो यहाँ पर उनके जो देखभाल करने की विशेषता है वो हमें पता चल रही है कि वो अपने परिवार को लेकर कितनी चिंतित और सेवाभावी थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदलते तो वे जैसे पागल हो जाती थी। यानी जितना देखभाल वह करती थी वह चाहती थी घर का हर सदस्य उस अस्वस्थ व्यक्ति की पूरी देखभाल करे। तो उनको बड़ा बुरा लगता था अगर ऐसी कोई भी बात हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तीताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी जो चीज़ पहले थी वो अब भी है, यानी बुखार पहले भी आता था अब भी आता है, लेकिन जो बात पहले के बुखार में हुआ करती थी वो अब नहीं होती है, क्योंकि पहले के बुखार में दादी माँ साथ होती थी, उनकी देखभाल और उनका प्रेम, उनका लाड, उनका दुलार वो सब साथ में होता था। जिस प्रकार वो देखभाल करती थी वो कोई भी नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर लेखक बता रहे, बीमार मैं आज भी होता हूँ, दवाई मैं आज भी खाता हूँ, लेकिन उसमें क्या कमी है? प्यार और स्नेह की और निश्चलता की। तो यहाँ पर वो कह रहे बीमार मैं अब भी होता हूँ, नौकर पानी दे जाता है और जो खाना बनाने वाले जो महाराज है वो अपने हिसाब से खिचड़ी और साबू बना देते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, दवाई देकर चले जाते हैं और उस दवाई का जो कड़वापन है उस डर से बीमारी खुद स्वतः ही भाग जाती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले वो चाहते थे कि हल्का बुखार मुझे आए, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा बुखार मुझे चढ़े, क्योंकि अब जो उनके साथ हो रहा है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं अब बुखार को बुलाना नहीं चाहता। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना।
अभी हमने पढ़ा था कि बीमारी के समय वो कैसे देखभाल करती है। अब हम शादी के माहौल में आएंगे जहाँ पर लेखक के बड़े भैया जिनका नाम है किशन भैया, उनकी शादी हुई तो उसमें दादी माँ का उत्साह और आनंद दोनों, इसका बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं था, दिन भर गायब रहती थी। अब मुझे बताओ, शादी का माहौल है, दादी माँ कहाँ गायब रहेगी? किसी काम की व्यवस्था करने के लिए ही ना। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया, यानी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने काम उन्होंने बांट दिए थे और वो काम बिल्कुल समय पर होना चाहिए, ये दादी माँ का हमेशा रहता था। तो पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। यानी दादी माँ को अगर कोई बुलाने भी आए तो वह उनसे ऐसे विनम्रता से बात करती थी कि हमारे घर में भी शादी है, इसलिए अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो इस बात का तुम बुरा नहीं मानना। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है, यानी वो अपने आप को इतनी जिम्मेदार समझती थी कि सारे काम वह ही करना चाहती थी। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी, पर देखिए बेटा, यहाँ पर दादी माँ अपने हाथ से कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन उनके बिना कोई काम पूरा भी नहीं हो सकता। काम करना और दिशा निर्देश देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दादी माँ परिवार के सभी सदस्यों को निर्देश देती थी किस काम को कैसे करना है। तो वो काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह हर काम में मौजूद होती थी। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ भी काम करती नहीं थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। यानी अगर किसी काम में वह नहीं है तो पक्की बात थी कि वो काम देरी से ही होगा, और जिस काम में हमारी दादी माँ उपस्थित रहती थी वो काम तुरंत ही हो जाया करता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। यहाँ पर उन दिनों की बात हमें लेखक बता रहे हैं जब किशन भैया की शादी और ये था। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखिए बेटा, अभी तक हम दादी माँ के व्यवहार के सकारात्मक पहलू को ही जान रहे थे, जहाँ पर उनकी देखभाल है, शीतल छाया है, प्रेम है, स्नेह है। अब जो घटना आ रही है वो इस प्रकार की है जिसमें दादी माँ बिगड़ रही है, यानी उनके गुस्से वाला एक वो भी गुण हमें दिखाई दे रहा है। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची, यानी दादी माँ किस पर बिगड़ रही है, किस पर गुस्सा हो रही है? रामी की चाची पर। सो न होगा धन्नो, और रामी की चाची का नाम है धन्नो। अब वो उनसे क्या बातचीत कर रही है, वो इस प्रकार है, वो उनसे कहती है कि सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद यानी ब्याज के साथ कि आज दे दे, यानी आज ही तुम्हें जो रुपए तुमने लिए वो ब्याज के साथ दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने। यानी दादी माँ रामी की चाची यानी धन्नो पर बिगड़ते हुए, क्रोधित होते हुए ये कहना चाह रही है कि जब तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम बड़े ही अच्छे से व्यवहार के साथ मेरे पास आई थी और गांव में किसी ने भी तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। अब जब वापस लौटाने की बारी आई तो तुम थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रही हो, और जब भी पैसे तुमसे मांगे जाते हैं तो तुम आज कल करने लगी, यानी आज नहीं कल दे दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर फसल, दूसरी फसल कटेगी, यानी इस मौसम की फसल तो कट चुकी है और इस पर भी तू कह रही है फसल आने पर दूंगी, तो तुम्हारे लिए क्या वापस से फसल उगेगी, फिर काटने पर दोगी। तो ये बात दादी माँ को अच्छी नहीं लग रही थी कि जितने समय के लिए पैसे लिए थे वो समय निकल चुका है,
तो निकलने के बाद दादी माँ का जो रूप बिगड़ता है, वो जिस प्रकार से क्रोधित होती है, हमें उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यहाँ पर पता लगती है। वो ये है कि दादी माँ स्नेह की प्रतिमा है, शीतलता उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर रोष भी है, गुस्सा भी है, जो यहाँ पर रामी की चाची पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अब रामी की चाची उन्हें क्या उत्तर देती है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली, दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वो बात आ रही है सामने, जहाँ पर धन्नो की जो धन्नो है हमारी रामी की चाची, वह अपने पल्लू को फैलाकर दादी माँ के पैरों में गिर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि दादी माँ का हृदय सच में विशाल है और मेरे कुछ कहने से शायद उनका मन पिघल जाए, और वह जब मेरी बिटिया की शादी है तो शायद वो थोड़ी कोमल हो जाए। तो उन्होंने दादी माँ से ये प्रार्थना की, विनम्रता की कि बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी, यानी आप तो पूरे गांव की दादी माँ बन रहे हैं और सच में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप ही हम छोटों पर दया नहीं करेंगी तो कैसे होगा? हट हट, अभी नहाकर आ रही हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दादी माँ के स्वभाव की, उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता हमें इस वाक्य से पता लगती है। जैसे ही धन्नो दादी माँ के पैरों को छूना चाहती है तो वह उन्हें हट हट कहकर दूर कर देती है। तो जो अस्पष्टता होती है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि निम्न और जाति भेद या फिर जो भी समाज में ऐसी कुरीतियाँ होती है जिसमें लोगों को निम्न व उच्च श्रेणी में रखा जाता है, तो वो यहाँ पर नहा कर आई है, इसलिए उस अस्पर्श महिला का स्पर्श नहीं करना चाहती है। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ ने लेखक से कहा, चल चल, चला है समझाने। यानी ये सारी घटना हमारे लेखक वहाँ पर देख रहे थे और उनको ऐसा लगा कि हमारे घर के अंदर भी किशन भैया की शादी है। तो उन्हें पता था कि घर के अंदर शादी का जब माहौल होता है तो रुपए पैसों का हिसाब किताब पहले ही लगाना होता है, साथ में सारी व्यवस्था। उसी ही तरह धन्नो के यहाँ उसकी बिटिया की भी शादी है और लड़के के बजाय लड़की की शादी में ज़्यादा व्यवस्थाएं रखनी पड़ती है, क्योंकि बात छोटी सी बात पर भी बिगड़ सकती है। तो लेखक ने यहाँ उस स्थिति को भांप लिया और दादी माँ को समझाने का प्रयास किया कि हमें इस समय धन्नो से यानी रामी की चाची से पैसे नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि उनकी भी बेटी की शादी है। हमें मांगने की बजाय कुछ और उनकी मदद ही करनी चाहिए। लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात। दादी माँ ने जब लेखक से ये बात सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन्हें वहाँ से जाने को कहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। कौन सा प्रसंग? दादी माँ वाला और रमा की चाची वाला। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ, यानी वह उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि तुम जल्दी ही पुत्र, वो मतलब तुम्हारे घर में जल्दी ही नन्हा बच्चा आए का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्हें विलहन होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, यानी जो ऋण मुझ पर चढ़ रखा था, जो ब्याज चढ़ रखा था, मैं उससे अब उऋण हो गई। अब मुझ पर कोई भी उधारी बाकी नहीं है। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। यानी जिस पैसों के लिए वाद विवाद हो रहा था वो पैसे दादी माँ ने माफ कर दिए।
ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। यानी सच में वो यहाँ पर लेखक को धन्यवाद देना चाह रही है कि ऐसी दादी सभी को मिले जो उन्होंने मेरे घर पर आकर किया। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने अभी तक की सारी उधारी माफ़ करके 10 रुपये और दिए, जिससे बिटिया की शादी में किसी भी प्रकार की जग हंसाई ना हो। तो यहाँ पर बिगड़ने के बाद में वापस उनका सकारात्मक पहलू समझ में आया। उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार और बड़ा समझकर उनके सामने जाकर उनके ऋण को माफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, दादी माँ की जितनी भी विशेषताएं हम पढ़ें या मैं आपको बताना चाहूँ वो सारी कम है, क्योंकि आप सभी अपनी दादी माँ के साथ हैं और आपको हर एक बात उनके व्यक्तित्व की पता है। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे की ओर। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। यानी लेखक ने कहा, उस दिन तो तुम्हें बहुत डांट रही थी और आज तुम उनकी इतनी बड़ाई कर रहे हो, ये क्या बात हो गई। तो रामी की चाची ने कहा कि ये तो बड़े लोगों का एक व्यवहार होता है, वो पैसे देते हैं तो डांट भी लगाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर क्या करती है बेटा, गीत गाती है। आप सबके घरों में भी जब भी कोई शादी होती है तो आप जानते हो रात में समय का कोई भी वो नहीं रहता है, समय की सीमा नहीं रहती कि हमें कितने बजे उठना है, सोना है, क्या करना है। उस समय सिर्फ आनंद की अनुभूति करनी होती है। तो ऐसा ही माहौल किशन भैया की शादी में था। सभी महिलाएं रात रात भर गीत गाया करती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। महिलाएं पुरुष बनकर अभिनय भी करती थी। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते, क्योंकि विवाह का अवसर है तो अभिनय भी किसका होगा, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक का। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न गया, यानी किशन भैया की बारात जा चुकी है, लेकिन हमारे लेखक बीमार थे, इस वजह से वो बारात में नहीं जा पाए और पीछे महिलाओं द्वारा अभिनय का कार्य किया जा रहा है। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी बारात निकल चुकी थी, फिर उनका मामा का लड़का आया तो वो भी बारात में नहीं जा पाया, तो वो भी घर के खुली जगह पर सो गया था। और ये बात औरतों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महिलाएं जब ये अभिनय करती है तो वहाँ पर किसी भी पुरुष का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता, यानी ब्रह्मा जी का और लड़के का मन एक जैसा होता है, तो यहाँ पर लड़कों से कोई पर्दा न किया जाए। तो ये यहाँ पर अपने पौत्र को बचाना चाह रही है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, जो महिलाएं अभिनय कर रही थी पुरुष बनकर, उन बातों पर बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर। अगर मैं यहाँ सो रहा हूँ, ये महिलाओं को पता चल गया तो फिर मुझे ये अभिनय देखना छोड़कर यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो इस बात के लिए वो थोड़े चिंतित थे, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडा फोड़ हो गया। यानी मैं यहाँ पर चादर ओढ़े सो रहा हूँ, ये बात सभी को पता लग गई। क्यों लगी? क्योंकि भाभी ने ऐसी बात की और मुझे जोर की हंसी आ गई। बढ़ते हैं आगे की ओर। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं।
हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। यानी जैसे ही लेखक के बारे में सबको पता चला तो महिलाओं में से देबू की माँ निकल कर आई और उन्होंने झट से चादर खींची और वही हंसी मजाक वह लेखक के साथ भी करने लगी। लेकिन वहाँ पर सुरक्षा के लिए कौन खड़े हैं? दादी माँ। और दादी माँ ने हमारे लेखक को बचा लिया। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर क्या हो गया? खड़ा। क्योंकि दादी माँ ही वो वृक्ष है जिनकी छांव में जो भी आता है उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान होती है। तो हमारे लेखक ने देबू की माँ को छेड़ा, यानी उनसे फिर से मजाक करी और जल्दी से भागकर दादी माँ के पास खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था दादी माँ फिर से उन्हें बचाएगी। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो अभय दान हमें मिलता था। यानी जब भी हमसे कोई गलती हो जाती और हम दादी माँ के पास खड़े हो जाते थे तो निश्चित हमारी रक्षा ही होती थी। तो ये है हमारे लेखक के अनुभव उनकी दादी माँ के साथ। इसी वजह से जब भी वो अपने जीवन में कहीं पर भी घबराते हैं तो एक धुंधली छाया किसकी बनती है? दादी माँ की। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। आज जब लेखक बड़े हो गए हैं और दादी माँ उनके साथ नहीं है तो वह पुरानी बातें सोचकर बहुत ही परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि जीवन के हर पहलू में हर समय दादी माँ उनके साथ रहे। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कठिनाइयाँ आती है, कभी आरामदायक जीवन भी आता है। तो ये व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव दे जाते हैं। कई लोग इन ऐसी परिस्थितियों का सामना करके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और वह अपने जीवन से हार जाते हैं। तो जीवन जो है वो हमें अनेक प्रकार के अनुभव देता है, हमें अपने ही हिसाब से नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी, क्योंकि पूरा परिवार उनके साथ है लेकिन दादाजी उनके साथ नहीं थे। तो पूरे परिवार की रक्षा वो कर रही है, सबको प्रेम वो दे रही है, लेकिन वह भी प्रेम की भागीदार है। तो वो प्रेम वो उन्हें किनसे मिलता था? दादाजी से। तो दादाजी नहीं है, इस बात से वो उदास हुआ करती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। उन्हें ये पता था संसार कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। उनके साथ भी धोखा यही हुआ कि समय से पूर्व दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए, तो सारे घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई और उनका जीवन तो जिम्मेदारी निभाते हुए ही चला गया। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहते थे कि तुम आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ। जीवन के इस सफ़र में वह उन्हें छोड़ पहले चले गए। हमेशा दादी माँ को आगे भेजा करते थे, लेकिन दुनिया से जाने का काम उन्होंने पहले किया। तो यहाँ पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्हें दादाजी की ये बात झूठी लगती थी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दिया। यानी जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई उसके बाद में लेखक के जो पिताजी थे उनके कुछ कपटी और ऐसे मित्र थे जिन्होंने झूठ और कपट से उनका आर्थिक शोषण किया और आर्थिक शोषण की वजह से घर की जो स्थिति थी वो डावाडोल हो गई। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की
तो थी ही नहीं। यानी दादाजी के जाने के बाद में उनके मित्रों ने, एक तो बहुत सारे मित्र खुद ब खुद आकर बन गए उनके, क्योंकि जब भी किसी के पास धन संपत्ति अधिक होती है तो मित्र अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन बेटा, मित्रता वो चीज़ है जो किसी धन संपत्ति से नापी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर उल्टा हुआ, पिताजी के अनेकों ऐसे ही दोस्त बन गए और उन दोस्तों ने पिताजी को बिना मतलब का व्यय करने की सलाह दी और पिताजी ने उस सलाह को मानते हुए दादाजी के श्राद्ध पर अत्यधिक पैसों का व्यय किया, बहुत ज़्यादा खर्च किया और जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब इसका असर एक पर नहीं, पूरे परिवार पर होगा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। यानी ये वो समय है जब जब कड़ाके की ठंड रहती है और इस समय जो है चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है, क्योंकि ठंड की वजह से सभी लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं और कभी कभी ऐसे मौसम में बारिश भी आ जाती है जिसे कहते हैं पाला पड़ना। ठीक है, तो ऐसा ही मौसम था। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। यानी वो क्या कर रही थी, वो वहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ में दादाजी को याद भी कर रही थी। उनकी स्नेह कातिर आँखों में मैंने आंसू कभी भी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। मैंने कहा, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। यानी दादी माँ को इस प्रकार कमज़ोर होते हमने कभी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि दादी माँ अपने आप को पूरे घर की जिम्मेदार मानती थी। तो अगर वो कमज़ोर हो जाती तो घर वाले भी थोड़े कमज़ोर हो जाते। तो हमेशा वो एक संरक्षक की तरह रहती थी। तो लेखक कह रहे हमने कभी भी उनको ऐसे उनकी आंखों में पानी नहीं देखा। लेकिन इस बार जब वो कोने वाले कमरे में बैठी थी और दिया जलाकर पूजा अर्चना कर रही थी, उस समय उन्होंने उनकी आंखों में पानी देखे थे। तो जैसे ही दादी माँ ने आंखें खोली, हमारे लेखक ने उनको बड़े प्यार से क्या कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने उत्तर दिया, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तो लेखक ने क्या पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल। यानी दादी माँ उस बात को नहीं सुनना चाह रही, क्योंकि वह उसका उत्तर नहीं देना चाह रही। क्यों उनकी आंखों में आंसू थे, क्यों वह रोई थी। तो उन्होंने उस बात को वहाँ से ख़त्म करने का प्रयास किया और कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। यानी जो गीली धोती आपने पहन रखी है वो भी ऐसी कड़ाके की ठंड में। तो लेखक को चिंता हुई और उन्होंने दादी माँ से कहा कि अपनी धोती बदल लो। तो दादी माँ क्या कहती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि जीवन का इतना अनुभव उन्हें हो चुका था कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव उन्हें नहीं होता था। जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ और बड़प्पन रखने की वजह से जो शरीर है, जो मन है, वो कठोर हो जाता है और फिर कोई सर्दी गर्मी उन्हें नहीं लगती है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। आप समझ रहे हो कि वो क्या सोच रहे होंगे। हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था कि उनके दोस्तों ने कह कर पिताजी से बहुत सारा खर्च करवा दिया दादाजी के श्राद्ध में। अब वो ही चीज आर्थिक रूप से घर की स्थिति को डावाडोल करती है। तो उसी के सोच में किशन भैया और पिताजी बैठे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं है, गांव में कोई भी उन्हें रुपए नहीं देते हैं।
कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है, यानी जिससे हमने उधार लिए थे अभी उनको देना भी बाकी है। इस वजह से अब गांव का कोई भी व्यक्ति उन्हें उधार नहीं देता है। वे रोने रोने से हो गए, यानी अब उन्हें चिंता हो रही है कि ये खर्च जो हमने किया इससे कैसे उभरा जाए, इसकी चिंता लगी है। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो हूँ, मैं तो अभी हूँ, यानी तुम जिस परिस्थिति में हो, जिस समस्या में हो, उससे निकालने के लिए अभी मैं हूँ। यहाँ पर उनका एक जिम्मेदार रूप समझ में आ रहा है कि मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली और कहा, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी किस दिन के लिए? जब भी घर की परिस्थिति बदल जाए, स्थिति इतनी खराब हो जाए कि आर्थिक रूप से हमें मदद की ज़रूरत पड़े, तो ये कंगन तुम अपने घर को उस परिस्थिति से निकालने के लिए काम में लेना। तो तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर यानी सुरक्षित रखा था। यह उनके वंश की निशानी है। और वंश की निशानी किसके लिए होती है? अपने ही वंश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी उन्हें पता था कि जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आएगा। अभी आराम से है तो हो सकता है परिस्थिति बदलने के बाद में स्थिति कुछ और बन जाए। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये कंगन दिया और इस कंगन को मैंने बड़े ही सहेज कर रखा, जो कि आज के लिए तुम्हारी मदद के लिए ये काम में आ सकता है। तो देखिए, दादी माँ हर एक स्थिति से हमें बचा सकती है, जिम्मेदार होती है। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। यहाँ पर उन्होंने देवी की उपमा दी है कि वो देवी से कम नहीं थी। हर एक समस्या का उनके पास समाधान था, चाहे वो कैसे भी करती, लेकिन उस समस्या से हमें उबार देती थी। तो सच में वो एक देवी थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। यानी जिस दिन वो बैठकर दादी माँ के बारे में सोच रहे थे और सोचते सोचते अनेकों बातें, अनेकों घटनाएं दादी माँ की याद आने लगी और जब आँख खोल के देखा तो दिन काफ़ी निकल चुका था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्टियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी आज ये कैसा समय आ गया है जब सब कुछ है, लेकिन यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ अब दादी माँ नहीं है। बार बार मन उदास होता है, दुखी हो जाता है, पर यह विश्वास नहीं हो पा रहा है क्या सचमुच दादी माँ नहीं है। जब सोचने बैठते हैं तो उन पुरानी बातों में सभी जगह पर दादी माँ मौजूद है, लेकिन जैसे ही आंख खुलकर वर्तमान समय जब आता है और यह पता चलता है कि अब इस स्थिति में दादी माँ हमारे साथ नहीं है, तो यह मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए लेखक ने शुरुआत में ये कहा था कि प्रायः उनका मन अनमना सा हो जाता था जब भी ऐसी परिस्थिति आती थी और उनकी आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया बनने लगती थी। तो वो छाया किसकी थी? दादी माँ की, क्योंकि अभी भी उन्हें ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि दादी माँ हमारे साथ नहीं है। तो ये थी हमारे लेखक के बचपन की कहानी, जिसमें मुख्य भूमिका में थी दादी माँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 7वीं के पाठ संख्या 2 दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित था, उस कहानी को पढ़ा और वह थी एक
पुरानी वह दादी माँ से जुड़ी कहानी थी जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों को अपने साथ साझा किया और हमें यह पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। तो यहीं पर हमारे आज की ये कहानी समाप्त होती है और आज की ये हिंदी की कक्षा भी समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.